students, I am Rekha Kalra from Takshila Model School. बच्चों, हमने शेमुशी के चैप्टर पढ़े हैं। आज हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चित्र वर्णनम। यानी कि हमने पहले अपठित गद्यांश पढ़ा, तत्पश्चात हमने पत्रों को किया। इसके बाद तीसरा चैप्टर हम लेते हैं चित्र वर्णनम का, जो कि आपका खंड ख में आता है। खंड क अपठित अवबोधनम का होता है और खंड ख में आपका पत्र आता है और चित्र वर्णनम आता है। तो आज हम चित्र वर्णनम करेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी किया है, चित्र को देखकर अपने आप स्वयं वाक्य बनाने। उसके नीचे, चित्र के नीचे एक मंजूषा दी हुई होती है। मंजूषा यानी कि कुछ शब्दों का संग्रह होता है और उन शब्दों को आधार बनाकर हमें कुछ वाक्यों का निर्माण करना होता है जो चित्र पर आधारित होते हैं। तो शीर्षक का नाम है बच्चों चित्र वर्णनम। आइए सबसे पहले हम कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि चित्र कैसा है, चित्र में क्या क्या हो रहा है, चित्र में वातावरण कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे, प्रथम पंक्ति हमारी रहेगी, यह चित्र किसका है। सबसे पहले हम चित्र को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद उसके मंजूषा के शब्दों के अर्थों को समझेंगे, उसके आसपास का वातावरण को देखेंगे और उसके बाद हम उनके अर्थों को जानते हुए सरल और छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। कोई भी वाक्य ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वाक्य बनाने में आप बच्चे अशुद्धियाँ कर देते हो, जिसके कारण आपके अंक कट जाते हैं। तो हम सबसे पहले छोटे छोटे वाक्यों से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक चित्र है, जिसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एक चित्र जिसमें नारियल के दो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, हमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं, सूर्य दिखाई दे रहा है और इसके बाद एक जलपोत यानी नाव दिखाई दे रही है और इसमें बादल दिखाई दे रहे हैं और एक पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप चित्र को ध्यान से देखें और इसकी मंजूषा को देखें। सूर्योदयस्य हमारे पास एक शब्द है जिसका अर्थ है सूर्य उदय होने का। इसके बाद एक शब्द है पर्णकुटीरम, पत्तों की कुटिया। नारिकेल वृक्षम, नारियल के दो वृक्ष। जलपोतम, नाव। खगः पक्षी। गगने आकाश में। तरंती तैरते हैं। जले जल में। मेघः बादल। रमणीयम सुंदर, रमणीयम सुंदर। तो बच्चों, इस चित्र को वर्णन करने से पहले एक बात आपको और बता दूं। सबसे पहली पंक्ति हमारी रहेगी, यह चित्र किसका है। और कोई भी बच्चा अपनी अंतिम पंक्ति में ये ना लिखे कि इदम चित्रम रमणीयम अस्ति या इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। तो वाक्य को तथ्यपरक होना चाहिए, जो हमारे चित्र पर आधारित हो। तो ये हमने मंजूषा पढ़ी। मंजूषा में आपने देखा किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है और उसके बाद आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि यह चित्र सूर्य उदय होने का है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये और भी है समुद्र तट का। ये जो भी वृक्ष हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह समुद्र तट पर दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे प्रथम पंक्ति इसमें लिखेंगे, इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति। इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति। अगली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में हम करेंगे सागरे। समुद्र तट है इसलिए सागरे अनेके जलपोतः नावे आगच्छन्ति गच्छन्ति च। यानी सागर में अनेक जलपोत
आते हैं और चले जाते हैं। नावें आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं। इसके बाद तीसरी पंक्ति है तटे। समुद्र तटे भी लिख सकते हैं और तटे भी लिख सकते हैं। द्वौ नारिकेल वृक्षौ स्तः, क्योंकि जैसी विभक्ति होती है उसकी क्रिया भी हमें वैसी ही लगानी है। तो तटे द्वौ नारिकेल वृक्षौ स्तः, क्योंकि एक होता तो हम अस्ति ये शब्द ये क्रिया प्रयोग करते, लेकिन दो हैं नारिकेल वृक्षौ, इसलिए हमने स्तः शब्द प्रयोग किया है। एकम रमणीयम पर्णकुटीरम अस्ति, हमारे को यहाँ पर एक पर्णकुटी दिखाई दे रही है और रमणीयम हमारे पास एक शब्द है मंजूषा में, तो रमणीयम का अर्थ होता है सुंदर। तो हमें ये पर्णकुटी दिखाई दी तो हमने यहाँ लिख दिया इदम या अत्र एकम सुंदरम पर्णकुटीरम अस्ति। इसके बाद गगने खगः उड्डयन्ति, आकाश में बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं आपको, तो गगने खगः उड्डयन्ति। दोबारा से एक बार करेंगे बच्चों। इसमें जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है या हम ये भी लिख सकते हैं कि अत्र अनेके या अत्र मेघः सन्ति। तो हम बहुत सारे वाक्य जितना चाहे बना सकते हैं। तो हम दोबारा से एक बार इसको करते हैं। इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति, यह चित्र समुद्र के तट का है। दूसरी लाइन हमने की सागरे अनेके जलपोतः आगच्छन्ति गच्छन्ति च। तीसरा तटे द्वौ नारिकेल वृक्षौ स्तः, एकम रमणीयम पर्णकुटीरम अस्ति। इसके बाद है गगने खगः उड्डयन्ति। तो बच्चों इस तरह से आप मंजूषा के शब्दों की सहायता से अपने वाक्य आपको बनाने हैं। एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली होती है कि हर बार हम अपने वाक्य की शुरुआत इदम चित्रम से नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक पुनरावृत्ति दोष माना जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी निबंध लिखते हैं, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में लिखें या किसी में भी लिखें, तो जब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मेरे मित्र पर निबंध लिखो, तो मेरे मित्र का नाम राम है, इसके बाद बार बार राम शब्द का हम प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से चित्र वर्णन में भी बार बार हम संज्ञा शब्द का प्रयोग यानी इदम चित्रम हम नहीं लिखेंगे। तो जैसा कि हमने अभी किया इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति, अगली वाली लाइन हमारी समुद्र तटे लिख सकते हैं। फिर तृतीय पंक्ति में तटे द्वौ नारिकेल वृक्षौ स्तः, तो बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति ना करें। इसके बाद बच्चों आपको अगला चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक कौवे का चित्र है। आपने ये कहानी सुनी होगी कई बार, प्यासे कौवे की। ठीक, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा यहाँ। इसके नीचे शब्द दिए हुए हैं मंजूषा के। पिपासित है, पिपासित है माना प्यासा, काक है कौआ, पाषाण खंडानी पत्थर के टुकड़े, घटस्य घड़े के, जलम वृक्षः अनेक वृक्ष, बालिका गृहम पर्वतः और ऊपरी। ये शब्द हमारे पास हैं और इनके अर्थों को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं समझती हूँ कि आप इसकी कहानी को भी जानते हैं। तो कहानी है एक प्यासे कौवे की और हमें अपने चित्र वर्णन में इस कहानी को ही पूरा दर्शाना है। तो सबसे पहले बच्चों ये जो चित्र है एक उपवन का है, तो हम लिख सकते हैं या वन का है, इदम चित्रम वनस्य अस्ति। प्रथम पंक्ति, क्योंकि बच्चों ये ध्यान से सुनिए, आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं। तो इदम चित्रम वनस्य अस्ति प्रथम पंक्ति है। दूसरी है, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको लिखेंगे अत्र अनेके वृक्षः सन्ति। अत्र अनेके वृक्षः सन्ति। प्रथम पंक्ति हमने लिखी इदम चित्रम वनस्य अस्ति। दूसरी पंक्ति में हमने लिखा
वने अनेके वृक्षाः सन्ति। इसके बाद आपको छोटा सा वाक्य बनाना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? अत्र एका बालिका अपि अस्ति। एक बालिका दिखाई दे रही है आपको, तो आप इसको लिख सकते हैं अत्र एका बालिका, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एका। अत्र एका बालिका अपि अस्ति। अत्र एकः घटः अस्ति, एक घड़ा है। एकः पिपासितः काकः अस्ति, या यूं कह सकते हैं कि पिपासितः काकः घटस्य उपरि तिष्ठति। प्यासा कौवा घड़े के ऊपर बैठा है। और क्या दिख रहा है आपको? घड़े के चारों ओर पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि घटम परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और ये एक उपपद विभक्ति है इसलिए परितः के साथ में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो घटम परितः अनेकानि पाषाण खंडानि सन्ति, बहुत सारे पत्थर के टुकड़े हैं। और आपको जो भी दिखाई देता है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। इदं चित्रम वनस्य अस्ति, वने अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र एका बालिका अस्ति। एके पिपासः काकः अस्ति। पिपासः काकः घटस्य उपरि तिष्ठति, घड़े के ऊपर बैठा है। और इसका घटम परितः, घड़े के चारों ओर पाषाण खंडानि सन्ति। तो बच्चों, इस तरह से चित्र वर्णन में चित्र को देखते हुए और मंजूषा पद के शब्दों की सहायता से हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने होते हैं। तो आप ये दोनों चित्र वर्णन आप अपनी कॉपी में करेंगे वीडियो को देखते हुए। धन्यवाद।